हेलो नमस्कार आदाब ग्वालियर। आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अरशद और शो है एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं प्रशांत राज सिंह जी। जी हाँ, ये हैं एमबीबीएस और डीएनबी न्यूरो सर्जन ग्वालियर में। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच अर्शद। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? अर्शद, मैं वैसे तो ग्वालियर का रहने वाला नहीं हूँ और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ अपने आप में अदब का शहर रही है और एमबीबीएस की शुरुआत मेरे चाचा जी डॉक्टर थे, तो उनको देखकर मैंने सोचा कि एक डॉक्टर बनूं। और एमबीबीएस में कदम मैंने गोरखपुर में किया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। वहाँ पे मैं जब थर्ड ईयर में पहुंचा तो वहाँ पे हमारे एक न्यूरोलॉजिस्ट सर थे, डॉक्टर ए के ठक्कर। उनको देख के मैं बड़ा इम्प्रेस रहता था कि क्या है कि न्यूरो साइंसेस की खास बात है कि बहुत मैथमेटिकल है। कुछ हम आपको ये छूकर या ये समझकर या हैमर लगा के बता सकते हैं कि आपकी कौन सी नस दब रही है, ब्रेन में कौन सा पार्ट खराब है। तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। तो तब के टाइम से मैं हमेशा एक न्यूरो सर्जन बनना चाहता था, न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता था। और फिर उसके बाद मैं आया, मैंने डीएनबी स्टार्ट की और वहाँ पर प्रोफेसर डीके छाबड़ा साहब थे। ही हैज इन्वेंटेड शंट, जो कि बड़ा अपने आप में एक वो है डिवाइस है। तो उनसे इम्प्रेस होके मैं आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और मैंने इसके पहले एम्स ऋषिकेश में 1 साल काम किया है। 3 साल एम्स रायपुर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था और लास्ट 3 साल से मैं एमजी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड था। अरे तो सर, इसी के साथ मेरा अगला सवाल जो होगा मतलब हमारी लाइफस्टाइल से है, क्योंकि हर टेन्योर में हम लोग देखते हैं कि लाइफ मतलब पूरी वर्ल्ड एक तरीके से अलग अलग जोन में चला जाता है, बिल्कुल अलग ही हो जाता है। जैसे हम पहले जाएं तो पहले रेडियो का ज़माना था और पहले जाएं तो न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया चलता था, लेकिन अब देखते हैं अब सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इस बदलती लाइफस्टाइल में आदमी एक अच्छी ब्रेन हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता है? देखो, आप ये सवाल तो सबसे इम्पोर्टेंट आज इसलिए हो गया है क्योंकि हम जितने स्ट्रेस फील्ड में जा रहे हैं, जिस तरीके से अपने जॉब्स हैं डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, हमारे टास्क हैं, हमारे टारगेट्स हो गए हैं, हम लैपटॉप पे ही बैठ के 24 घंटे रह रहे हैं, हम शायद धूप भी नहीं देख पा रहे हैं और हमारे पास संडे के लिए भी टाइम नहीं बचा। तो ऐसे में ब्रेन हेल्थ का कुछ सोचना भी समझना भी जरूरत है। और दूसरी बात है कि अब हम ये बात समझने लगे कि हाँ, हमें ये कॉन्शियस होना है इस चीज को लेके। इसीलिए अब हम जब देखते हैं ना कि हम अपने दोस्त के सुनते हैं कि उसको डिप्रेशन था या अपने फैमिली में सुनते हैं, क्योंकि हम उस चीज को समझने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। यदि हमारी एक टैबू था सोसाइटी में कि अरे यार, हमारे घर में कोई पागल का मरीज थोड़ी हो सकता है या डिप्रेशन थोड़ी हो सकता है उसको, तो वो खत्म हुआ है। और लाइफस्टाइल के स्ट्रेसेस हमारी ये चीजें बढ़ा भी रही हैं। तो ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करने का तरीका ये, आप अपने लिए टाइम निकालें, आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, आप कुछ गेम स्पोर्ट्स में रहें या क्रिएटिविटी अपनी डेवलप करें अदर देन ये सोशल मीडिया और अपने जॉब्स के अलावा। और सर, इसी के साथ बिल्कुल सही बात कही सर ने कि हम लोगों को अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी हमारी है तो सोचना हमको पड़ेगा, ब्रेन हमारा है सोचना हमको पड़ेगा। और इसी के साथ सर एक और चीज होती है, जैसे आपने बताया मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस, तो इसी के बारे में जानना चाहूंगा कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज का ब्रेन पर कैसे इफेक्ट पड़ता है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस अच्छी होती हैं ब्रेन के लिए? देखो, आप मेडिटेशन पे, क्योंकि मैं किसी मेडिटेशन या आयुर्वेदा से नहीं जुड़ा हूँ, बट आई नो कि मैंने बहुत सारी स्टडीज पढ़ी हुई हैं और हमारे लिटरेचर में और गूगल पे अवेलेबल भी हैं जिसमें मेडिटेशन ने प्रूव किया है ये। और आईसीएमआर की भी एक स्टडी है जिसमें प्रूफ हुआ है कि मेडिटेशन से हमारी ब्रेन इंप्रूव करती है। और ब्रेन की हेल्थ सारी चीजें हमारे हार्मोन्स पर है। सेरोटोनिन, डोपामिन, इनका कॉम्बिनेशन होता है, उसका ऊपर नीचे होना ही हमारी ब्रेन को स्ट्रेस देता है, इफेक्ट करता है। तो आप जब भी मेडिटेशन योगा करेंगे उसके साथ में नेक की एक्सरसाइजेज हैं, बैक की एक्सरसाइजेज हैं, तो मुझे लगता है आप हाफ एन आवर टाइम दें। किस तरह की एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन करना जरूरी है। ये जरूर सोचे कि आपने को 45 मिनट्स एटलीस्ट मॉर्निंग में दें आप। जी। तो जैसे हमारे बड़े कहते थे कि सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, तो वो वाकई में फायदेमंद है इस बदलती जिंदगी में। और बदलाव की जिंदगी में अपने आप को बदलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज की हैबिट अपनी, उसको बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। हम लोगों को कंटिन्यू करते रहना चाहिए अपने आप में कुछ बदलाव। और इसी के साथ एक्सरसाइजेस भी ऐसी होना चाहिए जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करें। और सर, इसी के साथ
एक बात होती है, मतलब एक्सरसाइज के साथ भी पॉजिटिविटी होती है। जैसे किसी भी इलनेस को बहुत से लोगों से सुनते हैं कि पॉजिटिविटी से हमने दूर कर लिया, पॉजिटिविटी से दूर कर लिया, तो ये वाकई में इफेक्टिव है या फिर सिर्फ मिथ है? देखो, आप सब कुछ खेल ब्रेन में जब देखते हैं ना, सब कुछ हार्मोन का बैलेंस के ऊपर है। जब हम ये कहते हैं कि कोई बंदा कम सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, तो उसके लेवल्स हार्मोन के डिस्टर्ब हो रहे हैं, अदर देन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, इन्फ्लुएंस जो ऊपर से फैक्टर्स कर रहे हैं। तो उनका बैलेंस जब भी गड़बड़ होगा तो हमें एक तो है कि वो डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं, उसके लिए वो देखना होता है। तो आप कभी भी अपने न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन या साइकियाट्रिस्ट से मिलोगे तो वो आपको ये बताएगा कि ये ऑर्गेनिक कॉज है, मतलब दिमाग में कुछ जो केमिकल लोचा वर्ड यूज करते थे ना वो केमिकल लोचा है, या फिर सिर्फ इन्फ्लुएंसर आपकी लाइफ स्टाइल इफेक्ट है, या कोई स्ट्रेस फैक्टर है जिसको आप रिमूव कर सकें। लेकिन मॉर्निंग आवर्स में जाना, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ब्रेन के हार्मोन्स, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल लेवल भी होता है, वो अर्ली मॉर्निंग सबसे हाई होता है। उस दौरान किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना हमेशा आपकी ग्रोथ बढ़ाएंगे, बच्चों से लेके बड़ों तक में। और आप यदि मॉर्निंग आवर्स की जगह इवनिंग आवर्स में करते हैं तो आपकी कॉर्टिसोल लेवल कम रहेंगे, आपकी बॉडी ज्यादा इफेक्ट होगी, कैल्शियम लूज होगा। तो मैं यही सलाह दूंगा, अर्ली मॉर्निंग पर्सन बने, एक्सरसाइज करें और फिट रहें। और इसी के साथ सर, जैसे हर किसी की जिंदगी में एक ना एक फेज आता है जो सबसे मुश्किल होता है, तो सर मैं आपके न्यूरो सर्जरी के इस प्रोसेस में, इस सफर में सबसे मुश्किल सर्जरी कौन सी रही? सर, जो सबसे मुश्किल सर्जरी ना, वही मेरी सबसे फेवरेट सर्जरी है। तो मुझे दिमाग में अपनी खून की नलियां हैं, तो वेसल्स बोलते हैं, आर्टरी होती है, उसका कई बार गुब्बारा बन जाता है, जिसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो एन्यूरिज्म सर्जरी सबसे, आप अपने आप में न्यूरो सर्जरी में काफी डिफिकल्ट केसेस होते हैं, और उसको हम क्लिप करते हैं न्यूरो सर्जरी में। ब्रेन खोलते हैं, उस वेसल को देखते हैं, और जहाँ पे गुब्बारा बना है उससे पहले स्कैन करके, तो उसको एक अच्छी सी क्लिप आती है 7-8 mm की, और उसको हम क्लिप करते हैं। वो मेरा सबसे फेवरेट है एंड सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी रहा है, क्योंकि अगर वो फट गया गुब्बारा तो शायद आप ऑन टेबल अपने मरीज को खो सकते हैं। जी। और सर, इसी के साथ न्यूरो सर्जरी में एक टर्म होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यस, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताना चाहें हमारे लिसनर को। सर, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ना, वो आप ऐसे सोचिए कि सब कुछ हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से चल रहा है। ये अगर जैसे हम देखते हैं कई बार स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, तो देखा उनको, या फालिश बोलते हैं जिनका एक तरफ का अंग काम नहीं कर रहा, और वही हम देखते हैं कि या वो बात नहीं कर रहे, और 6 महीने के बाद देखा उनका हाथ चलने लग गया, पैर चलने लग गया, या बोलने लगे। तो ब्रेन कभी अपने आप को ग्रो नहीं करता। ब्रेन की यही एक प्रॉब्लम है कि ब्रेन में ग्रो नहीं होगा, बट वो क्या ट्रांसफर कर देगा, स्विच कर देगा, उस फंक्शन को ही स्विच कर देगा। जैसे अपने बटन्स लगे हैं ना, तो एक बटन से दूसरे बटन को अपन इलेक्ट्रिकल किसी इंजीनियर को बुलाया, बोले यार इस पे स्विच कर दो, वो कर देगा। वैसे ब्रेन अपने आप स्विच करता है, उसमें टाइम लेगा। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है जो इनसाइड है। और अब इसी को देखते देखते आप देखते जाओ, धीरे धीरे अपन इलॉन मस्क ने अपना लॉन्च किया है, जिसमें कि वो चिप यूज कर रहे हैं, और न्यूरोप्लास्टिसिटी फंक्शन को ही उन्होंने ब्रेन को यूज करके वो कर रहे हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट अपना है, जिसमें कि हम सुनना शुरू कर देते हैं, वो भी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही पार्ट है। तो एक फंक्शन को ब्रेन के एक जगह से, जो कि उसको डिजाइन किया था, डिजिग्नेट किया था गॉड ने, उसको चेंज करके ब्रेन ने धीरे धीरे दूसरे पार्ट को दे दिया। ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसी के साथ चेंज, ब्रेन जब अपनी फंक्शन की सिस्टम, जैसे आपने किसी सिस्टम को एक जगह रखा है लेकिन वो काम करना बंद कर दिया, तो उस सिस्टम ने अपने आप दूसरी जगह कन्वर्ट कर दिया। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कितना बढ़िया सर ने समझाया, बिल्कुल सरल आसान तरीके से समझा। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था इसके बारे में, तो बड़ा टफ सा था। बाकी कहते हैं कि डॉक्टर हर चीज आसान कर देते हैं, जैसा कि सर करते हैं बाकी। और इसी के साथ सर, जैसे ट्यूमर का हम लोग देखते हैं, ट्यूमर के मरीज बहुत सारे मतलब बढ़ रहे हैं आजकल। तो जैसे पहले सुनते थे बहुत कम था, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग ट्यूमर। लेकिन इसका सर रीजन क्या है? सर देखो, एक तो चीज है, हमारी अवेयरनेस बढ़ी है इस चीज को लेके। जैसे पहले था कि हमारे कोई बुजुर्ग है घर में, उनको क्या बोलना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, थोड़े मेमोरी लॉस होने लगा, हमने ध्यान नहीं दिया, कोई स्कैन जरूरत नहीं थी, एक दिन में खत्म हो गए, हमने कहा कोई बात नहीं, शायद उनकी उतनी लाइफ थी। तो आप ये भी देखो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी उम्र 60 के अराउंड थी, आज के टाइम वो 70-72 पहुंच रही है। तो जो 10+ ईयर हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, और विदेशों में तो जाके अब 90 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइफ बढ़ रही है। तो उसका एक रीजन है कि हमारे जो ओल्ड एज ईयर्स हैं वो बढ़ रहे हैं,
और दूसरा ये कि लाइफस्टाइल में चेंज होना, पोल्यूशंस बढ़ना, स्मोकिंग बढ़ना, अल्कोहल आना, ऐड होना, हमारी बेसिक उसमें ऐड हो जाना सिगरेट्स का और अल्कोहल का, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो स्ट्रेस, पोल्यूशन और लाइफस्टाइल स्ट्रेस, ये सब भी अनुवांशिकी, मतलब हेरिडिटरी भी एक पार्ट है जो उसके साथ जो पहले भी था अभी भी है, तो वो भी अपन मानते हैं कि ट्यूमर में उसमें उसका एक रीजन है। जैसा कि सर ने बताया, नशा नाश की जड़ है। जी हाँ, तो नशे को छोड़िए। स्मोकिंग सबसे ज्यादा डेंजरस है, जिसको मतलब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग ही तो है यार, छोटा है, कुछ नहीं होता, लेकिन वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर। सर इसी के साथ एक और बात है, मतलब जैसे ज्यादातर लोग जो इल होते हैं उन लोगों को समझ नहीं आता कि कब उनकी ये मतलब इलनेस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में बदल गई है। तो सर कब जाना चाहिए किसी व्यक्ति को एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास? सर देखो, अगर पहले लक्षण में ये देखना है कि आपको सर दर्द है, गर्दन दर्द है, कमर में दर्द है, यदि वो दर्द इस तरीके से बढ़ने लगे कि आपको आपकी लाइफस्टाइल इफेक्ट करने लगे, यानी कि आपको सिर्फ सर दर्द है लेकिन वो 2 घंटे 3 घंटे रह रहा है, लेकिन उसके साथ उल्टियां शुरू हो जाएंगी, मॉर्निंग आवर्स में बहुत होने लग गया, आपको ऐसा लग रहा है कि उतनी देर सिर फटा जा रहा है, ठीक, तो फिर आप जरूर दिखाएं। या आपको हफ्ते में 3-4 दिन वो इफेक्ट करने लगा, आपको पेन किलर्स रेगुलर लेने पड़े, तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले। इसी तरह नेक पेन है, बैक पेन है, ये भी इस तरह इफेक्ट करे कि आपकी मॉडरेट लाइफस्टाइल इफेक्ट करने लगे, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट करे, तो आप डॉक्टर से मिलें। देखिए इसमें कोई परहेज नहीं है, किसी एक न्यूरो फिजिशियन है, न्यूरो से, और एक्सेसिबिलिटी के भी इश्यूज नहीं है, वरना आप विदेशों में जाएं तो शायद किसी सुपर स्पेशलिटी से मिलने में 1 महीने का अपॉइंटमेंट का दिक्कत है, अपने देश में कम से कम ये सब परेशानियां नहीं है। तो एक डॉक्टर से जरूर मिलें जब भी आपको इस तरीके किसी भी हाथों में सुन्नापन आ रहा है, हाथ से बटन बंद नहीं हो रहा है, या फिर आप रोटी तोड़ने में दिक्कत आ रही है, चप्पल पैरों से स्लिप हो रही है, तो ये सारे लक्षण, या मिर्गी के दौरे आते हैं, या आप अचानक से बेहोश कभी भी हो जाते हैं, तो छुपाए नहीं, उससे कोई ये सोशल स्टिग्मा नहीं है, और आप मिले डॉक्टर से। और एक और बात है, जैसे ये सब नोटिस कर लिया, इसके बाद भी जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, है ना, तो ये भी सिम्टम मानते हैं, मतलब लोग कहते हैं ये भी सिम्टम है। तो सर मतलब गुड स्लीप कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, और कैसे गुड स्लीप ह्यूमन जनरेट कर सकता है? सर देखो, आप जो स्लीप है ना, उसमें सब कुछ केमिकल्स हैं हमारे, तो उसी तरह हमारा मेलेटोनिन लेवल्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं स्लीप को, और उसके गड़बड़ होने से स्लीप डिस्टर्ब होती है। लाइफस्टाइल हमारी है वो स्ट्रेस्ड है ही है, तो उसको सही गुड स्लीप का मतलब ये है कि आपके 10-10:30 आप सो रहे हो, मॉर्निंग में 7 से 8 आवर्स की अच्छी स्लीप ले रहे हैं। अगर वो कैसे भी इफेक्ट हो रही है, तो पहली चीज है कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंज का मतलब इवनिंग आवर्स में वॉक, जल्दी खाना, मॉर्निंग से सोने से पहले अच्छा बात, ठीक है, उसके बाद में टहले, फिर सोने की कोशिश करें, और एक टाइम टेबल जरूर फिक्स करें। अगर ये चीजें नहीं हो रही तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि इंसोम्निया, मैं अगर 10 मरीज देखता हूँ तो उसमें से 5 मरीजों में इंसोम्निया ऐड रहता है, उनको सर दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, लेकिन हाँ डॉक्टर साहब नींद भी नहीं आती। तो ये चीज अब बहुत ज्यादा कॉमन है, शायद मैं अपनी प्रैक्टिस में पहले ही नहीं देखता था, लेकिन आज जब से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ, मैंने देखा है 10 से 6 मरीजों में नींद की परेशानियां हैं। तो उसकी कुछ दवाइयां भी हैं, नुकसान करती हैं, जाहिर सी बात है, दवाई है तो, लेकिन हाँ मेलेटोनिन का भी अब सप्लीमेंट्स आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से किसी बेसिक बीमारी का पार्ट तो इंसोम्निया नहीं होता, जैसे किसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज का पार्ट नहीं है, बट वो पार्ट इसका है कि हमारी लाइफस्टाइल और वो सब चीजों से ज्यादा जुड़ा इंसोम्निया है, किसी डिजीज का पार्ट नहीं होता इंसोम्निया यूजुअली। तो अपने टाइम टेबल को बरकरार रखिए और सुधारिए और उसे बरकरार करते चलिए, क्योंकि यही आपको आपके जिंदगी को अच्छा बनाएगी। क्योंकि जैसा बताया गया है हमारे वेदों में भी कि पहला सुख होता है मनुष्य का कि निरोगी काया हो, है ना, तो निरोगी काया को मेंटेन करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सर जैसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो आपकी इस निरोगी काया को मेंटेन करने में बिल्कुल मदद करेंगे। और सर इसी हमने आपके साथ बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी, न्यूरोलॉजी के बहुत सारे टर्म के बारे में जाना। सर जाते जाते आप ग्वालियर वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ग्वालियर को मैं सबसे पहले यही संदेश दूंगा कि स्वस्थ रहें,
और इस चीज से बचें कि आपको ऐसा लगता है कि बड़े शहरों की तरफ भागना आज भी चालू है हेल्थ को लेके भी, कि अगर आप अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो आपको लगता है शायद दिल्ली में अच्छा इलाज होता है। तो मैं ये कहूंगा कि लखनऊ ग्वालियर में भी वो इलाज संभव है। आप अपने डॉक्टर से मिलें, राय लें, आपको सही लगता है तो इलाज जरूर कराएं। और इन सब चीजों से बचें कि आपको अगर कोई मानसिक परेशानी लग रही है तो आपको डॉक्टर उससे बचना है या दिखाना है, या हम किसी तरीके से उसको ठीक कर लेंगे, सिर्फ एक्सरसाइजेज ही करनी है, आप डॉक्टर से जरूर मिलें और स्वस्थ रहें। और इसी के साथ अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करिएगा, क्योंकि सेहत आपकी है, सुरक्षित आपको रहना है। और बाकी ये था आज का सफर, एक मुलाकात में हमारे खास मेहमान डॉक्टर प्रशांत राज जी के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक सुनते रहिएगा गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।